हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज हम लोग अपने बेचू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा रिवीजन करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एंड अगर दोस्तों आपको ये नोट्स चाहिए तो कॉमर्स नेशन का आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये वाला नोट्स फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ये नोट्स, आपको पूरा नोट्स वहां पे फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। कॉमर्स नेशन आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा एंड आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले चैप्टर अपना है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। इसमें पढ़ना क्या आपने को दोस्तों, यहाँ पे जितना मैं आपको बताऊं उतना नोट कीजिएगा, ज्यादा यहाँ पे अपने को दिमाग खर्च नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी दोस्तों होती क्या है, हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ एक्टिविटी करते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ एक्टिविटी करते हैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। जो एक्टिविटी करते हैं पैसा कमाने के लिए उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो काम करते हैं पैसा नहीं कमाने के लिए उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोग सेटिस्फेक्शन पाने के लिए जो काम करते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसा कमाने के करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो पैसा कमाने के काम कर रहा है, ठीक है। एक हाउस वाइफ घर पे कुकिंग कर रही है तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के कराइए। अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट में डिवाइड है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, बिजनेस के अंदर हम अपने को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बिजनेस रिफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। किसी भी सामान का हम लोग बनाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। सेल ऑफ टेलीविजन फॉर प्रॉफिट। अब दोस्तों यहाँ पे अपना बिजनेस जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बिजनेस कितने पार्ट में डिवाइड है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, याद रखिएगा। इंडस्ट्री दोस्तों अपनी 4 टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, ठीक है। इसको याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दोस्तों आता है एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबलिंग, ठीक है। ये आपको 4 दिमाग में रखना है, सबका मतलब भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कॉमर्स जो होता है आपका होता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एग्जाम में पूछा गया कॉमर्स के अंदर क्या क्या आता है, आप बता देंगे ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, ठीक है। सिंपली ट्रेड के अंदर आता है होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और फॉरेन ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इंटरपोर्ट, तीनों का मतलब अभी हम लोग देखेंगे। एड्स टू ट्रेड के अंदर जितनी भी चीजें हमको बिजनेस करने में मदद करती हैं वो एड्स टू ट्रेड में आती हैं। ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, पोस्ट ऑफिस, ये सब इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो अब बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पहला कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यहाँ पे सामान को बनाते हैं, प्रोक्योर करते हैं, बेचते हैं, सामान के अंदर ही डील करते हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट कमाते हैं एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, पैसा आएगा नहीं आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, सामान बिकेगा नहीं बिकेगा कोई गारंटी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोफेशन दोस्तों, प्रोफेशन मतलब होता है पैसा, और यहाँ पे हमको मिलता है फीस। किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए हमको एक पर्सनलाइज नॉलेज को गेन करनी पड़ती है, एग्जाम पास करना पड़ता है और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, यहाँ पे उसको फीस मिलती है। अब लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे भैया आपको प्रॉपर नॉलेज गेन करनी पड़ती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि भैया कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता है, जिसने एग्जाम पास किया है, ट्रेनिंग ली है, सर्टिफिकेट लिया है, वही यहाँ पे आ सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, बाय काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन सबके खुद के एसोसिएशन होते हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पे अपने हिसाब से काम को नहीं कर सकते, जैसा बताया गया है वैसे ही काम करना होता है। सर्विस मोटिव के लिए होते हैं, रिटर्न में इनको फीस मिलता है और इनका जो काम होता है वो कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी सर्विस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉयमेंट दोस्तों आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलता है, जिसके अंदर एक एम्प्लॉय के अंदर काम करता है, जो भी उसका एम्प्लॉय उसको कहता है, ठीक है, एंड इसके बदले में उसको सैलरी या फिर वेज मिलता है, एम्प्लॉय इन या इन ऑफिस, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, भैया एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है, ठीक है। रिवॉर्ड और रिटर्न बदले में सैलरी या फिर वेज मिलेगा। नेचर ऑफ वर्क, जो भी आपका एम्प्लॉय वो है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या कोई पैसा लगाना पड़ता है, तो भैया आपका बिजनेस में और प्रोफेशन में पैसा लगाना पड़ता है, बट एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाना पड़ता। कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी आपका एम्प्लॉय बोलेगा वैसे काम करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन, जो आपके एम्प्लॉय को जैसे नीड है, अगर आपको अकाउंटेंट चाहिए तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है, यहाँ पे देख लीजिए। इंडस्ट्री का मतलब होता है वो एक जगह जहां पे किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स होते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं उसको कंज्यूमर गुड्स कहते हैं डायरेक्टली, एंड जिस गुड्स की वजह से हम लोग कुछ और गुड्स को बनाते हैं उसको प्रोड्यूसर गुड्स, दैट इज कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, खत्म। अब इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है अपनी, प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे जो अपना प्राइमरी इंडस्ट्री होता है मतलब कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज
एंड गिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर दोस्तों तो आपकी दो इंडस्ट्री आती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। आपसे एग्जाम में पूछता क्या है, आपसे एग्जाम्पल पूछता है। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है और दो इंडस्ट्री विच आर एंगेज इन द यूजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आपका क्या क्या आता है, नोट कर लीजिएगा। पहले आपका आता है माइनिंग ऑफ कोल, अगर आपने माइनिंग किया है, ठीक है, आपने पेड़ को काटा है, ठीक है। हंटिंग ऑफ एनिमल, आपने एनिमल की हंटिंग की है, ठीक है। कैचिंग ऑफ फिशेस, फिशेस को पकड़ना, फिशिंग करना, फिशिंग करना भी आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आता है। जितना मैंने बताया उसको नोट करके रखे ना, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। आपका जो जेनेटिक में क्या होता है, और दोस्त एक्टिविटी विच आर एंगेज इन दी ब्रीडिंग प्लांट एंड एनिमल फॉर देयर यूज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आपका आ गया पोल्ट्री फार्मिंग आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, फार्मिंग आ गया, फॉरेस्ट्री, कैटल रियरिंग, तो आपका दोस्तों एग्रीकल्चर जेनेटिक के अंदर आता है, याद रखिएगा। फिशिंग आपका दोस्तों आता है एक्सट्रैक्टिव के अंदर। एंड अगर पीसी कल्चर की बात करें, मछली पालन की बात की जाए, पीसी कल्चर, तो ये आपका जेनेटिक में आएगा। और फिशिंग की बात की जाए दोस्तों, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, एंड पीसी कल्चर मतलब मछली को पालना, तो मछली को पालना जेनेटिक में आएगा और मछली को फिशिंग करना एक्सट्रैक्टिव में आएगा। एग्रीकल्चर आपका जेनेटिक में आएगा, याद रखना, ठीक है। एग्रीकल्चर को या फार्मिंग कहो कुछ, ठीक है। एंड पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन भी जेनेटिक के अंदर आएगा, पूछा गया है बहुत बार, जो भी डाउट थे मैंने क्लियर कर दिया। अब दोस्तों सेकेंडरी इंडस्ट्री, एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद यूजिंग योर मटेरियल, जो भी हमने सामान पेमेंट इंडस्ट्री से निकाली है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका दो पार्ट में डिवाइड है, मैन्युफैक्चरिंग और दो इंडस्ट्री विच आर एंगेज इन प्रोसेसिंग योर मटेरियल, जैसे जो भी हम लोग योर मटेरियल को अपने प्रोसेस करते हैं। इसके अंदर भी भैया चार पार्ट होते हैं। एनालिटिकल, एनालिटिकल के अंदर दोस्तों होता है क्या है, एक रॉ मटेरियल बहुत सारे गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने कच्चा तेल को अगर प्रोसेस करेंगे तो मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल बहुत कुछ बन जाता है। एक रॉ मटेरियल बहुत सारे फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिंथेटिक इंडस्ट्री दोस्तों इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक रॉ मटेरियल को मिला के एक फिनिश गुड्स को बनाया जाता है, ठीक है। जैसे दोस्तों एग्जांपल आपका हो गया, केमिकल को बना के हम लोग सीमेंट बनाते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे एक सामान बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत सारे फिनिश गुड्स को जोड़ के हम लोग सामान बनाते हैं, जैसे कार का टायर हो गया, कार का शीशा हो गया, कार की सीट हो गई, सबको जोड़ के हमने एक फिनिश गुड्स को बना दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एनालिटिकल का मतलब, सिंथेटिकल का मतलब, प्रोसेसिंग का मतलब है असेंबलिंग का। एनालिटिकल में सिंपल है, एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे गुड्स बन जाते हैं, जैसे आपका पेट्रोल को जब हम लोग फिल्टर करते हैं, ठीक है। याद रखना, कुछ कठिन नहीं है। कंस्ट्रक्शन, जब भी हम लोग कोई सामान को कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। और दोस्त एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विसेज इंडस्ट्री, जो प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट देती है, ये आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। कैसा सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का सपोर्ट, बैंकिंग का सपोर्ट, इंश्योरेंस का सपोर्ट, वेयर हाउसिंग का एंड कम्युनिकेशन का, मतलब उसको मदद करती है कि वो दोनों इंडस्ट्री अच्छे से काम कर पाए, ठीक है, जिसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इंडस्ट्री यहाँ पे देखो, पहला था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी के अंदर जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एनालिटिकल, पेट्रोल का एग्जाम्पल, सिंथेटिकल, सीमेंट का एग्जाम्पल, जहाँ पे भैया दो केमिकल और मटेरियल को इस्तेमाल करके बनाते हैं एक सामान, दो या दो से अधिक। प्रोसेसिंग के अंदर एक सामान बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। और असेंबलिंग, कार का एग्जाम्पल, कितना आसान है, देखिए बुद्धि नहीं खर्च करनी। अब दोस्तों एग्रीकल्चर किस में आता है, ध्यान रखना, भूलना मत, ठीक है, आपका जेनेटिक में आता है, ठीक है। फिशिंग किस में आता है, एक्सट्रैक्टिव में आता है। पीसी कल्चर किस में आता है, जेनेटिक में आता है, ठीक है। अब दोस्तों कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज आती हैं किसी भी सामान को बेचने की, ये मतलब बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस को हेल्प करने के लिए जितने भी काम होते हैं सब कुछ कॉमर्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। कॉमर्स का काम क्या होता है कि पर्सन्स, लोगों की जो दूरियां हैं उनको दूर करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की मदद से। प्लेसेस की जो दूरियां, लोग दूर रहते हैं, टाइम की दिक्कत, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करके, ठीक है। इसको जो होता है भैया इंश्योरेंस प्रोवाइड करके, फाइनेंस, बैंक प्रोवाइड करके, इन्फॉर्मेशन, एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करके, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है, आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। कॉमर्स क्या बोलते हैं, इन सारी दिक्कतों को दूर करता है। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स बहुत बार पूछा गया है, ट्रेड्स एंड एड्स टू ट्रेड, जिसको ऑक्सिलरी टू ट्रेड भी कहते हैं। ट्रेड मतलब सामान को खरीदना या फिर बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। एड्स टू ट्रेड मतलब होता है वो सारी एक्टिविटी जो कि हमको बिजनेस को करने में मदद करती है, सामान को खरीदने या फिर बेचने में, ठीक है। ट्रेड मतलब रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, खत्म कहानी।
क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो इंडिया के जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। इसके अंदर आता है होलसेल, जब भी भैया हम लोग होलसेल में सामान खरीदते हैं और थोड़ा कम कम बेचते हैं उसको बोलते हैं होलसेल ट्रेड। रिटेल मतलब थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं एंड रिटेल में बेचते हैं, मतलब एक दो बेचते हैं, ठीक, इसको हो गया होलसेल ट्रेड। अब इंपोर्ट मतलब किसी और कंट्री से इंडिया मंगाए सामान तो इंपोर्ट, इंडिया से बाहर भेजे तो एक्सपोर्ट, और किसी और कंट्री से इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इंटरपोर्ट। ठीक है, कहानी खत्म। अब दोस्तों ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इसमें आपको पॉइंट्स को याद रखना है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टीजमेंट, ये सारी एक्टिविटीज आपके बिजनेस को करने में मदद करते हैं। एग्जाम में पूछ दिया था कि इनमें से ऑक्सिलरी टू ट्रेड में से कौन सा नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट। कुछ और आएगा तो मत कर देना, ध्यान से याद कर लो, ठीक है। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। पहला है प्रॉफिट अर्निंग, सर्वाइवल, ग्रोथ, ठीक है, याद रखें ना। अच्छा सामान बनाना, क्वालिटी वाला सामान बनाना, ये सब आपका सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। एम्प्लॉयमेंट देना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉय के बारे में सोचना, ठीक है। ह्यूमन मतलब कि अच्छा सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, अच्छी सैलरी देना, उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट करवाना। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, ठीक है, याद रखना आप लोग। खत्म हो गया। अब दोस्तों सेकंड चैप्टर पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है सो प्रोप्राइटरशिप के बारे में, एचयूएफ के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, कोऑपरेटिव के बारे में और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक। तो पहला दोस्तों स्टार्ट को में देखते हैं फॉर्मेशन। दोस्तों इसको बनाना बहुत ही आसान काम है, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए इसके। ये भी बहुत आसान काम है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए इसके, ये ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, बट इसको गवर्न करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दोस्तों हिंदू सक्सेशन, ठीक है ना, एक्ट 1956। हिंदू लॉ के अंदर दोस्तों ये आता है, हिंदू लॉ, ठीक है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को गवर्न किया जाता है। पार्टनरशिप के, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के दोस्तों इसको थोड़ा बहुत लीगल फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है एंड इसका एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। एंड दोस्तों ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसके भी एक्ट है 1956 एंड 2013। आपकी जो बुक है बीकॉम वाले जो बच्चे हैं उनको 1956 के हिसाब से ही पढ़ना है एंड दोस्तों जो आपके एमकॉम के बच्चे हैं उनको 2013 के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन हम लोग समझ गए, 1956, 1932, 1912, 2013 एंड 1956, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 दोस्तों बहुत ही इजी है, आपको आना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। हिंदू लॉ गवर्न करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन, भैया सो पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, एचयूएफ के अंदर ऑप्शनल है, इसके अंदर भी ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, इसके अंदर कंपलसरी और इसके अंदर कंपलसरी है, पूछा गया है। कॉस्ट, भैया बहुत कम खर्चा आता है, इसमें थोड़ा सा खर्चा आता है, इसमें भी थोड़ा सा खर्चा आता है, इसमें भी बहुत कम खर्चा आता है, सबसे ज्यादा खर्चा होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर, इसमें एक, मिनिमम एक, मैक्सिमम एक, इसमें मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। इसमें अब जो आपकी बुक आई है इसके अंदर आपके मैक्सिमम पार्टनर 50 कर दिए गए हैं, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम अगर कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से पूछा जाए तो 50 आप लोग लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे। एंड अगर बैंकिंग बिजनेस से पूछ देगा तो मैक्सिमम 10 और जनरल बिजनेस से पूछ देगा तो मैक्सिमम 20। और दोस्तों कुछ नहीं बोलता है, पूछता है मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं, तो आप लोग 50 पे टिक करेंगे, 100 पे टिक नहीं करेंगे, ठीक है ना, ओके। कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर मिनिमम पार्टनर 10, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक के अंदर मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा गया है। इसके बाद बिजनेस बहुत छोटा होता है, स्मॉल मीडियम स्मॉल मीडियम स्मॉल मीडियम वेरी लार्ज, स्मॉल लार्ज नहीं, यहाँ पे लार्ज इसके बिजनेस होता है, ठीक है। लायबिलिटी इसमें अनलिमिटेड होती है, इसके अंदर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ठीक है, इसमें भी अनलिमिटेड होगी दोस्तों। इसमें जितना कैपिटल देंगे उतने तक की लायबिलिटी, इसमें भी जितने का शेयर होगा उतने तक की लायबिलिटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी ओनर के ऊपर डिपेंड करता है, ओनर टपक गया बिजनेस बंद, भैया अगर कर्ता की डेथ होगी तो नेक्स्ट मेल मेंबर जो होगा बिजनेस का, फीमेल नहीं मेल मेंबर जो होगा वो कर्ता बन जाएगा। डिपेंड अपॉन दी पार्टनर, पार्टनर चाहे तो जब चाहे तब बंद कर दे, मेंबर आए चाहे जाए बिजनेस को कोई असर नहीं पड़ेगा। कानून के द्वारा बनी है, कानून के द्वारा खत्म होगी, कोई भी इसके कॉन्टिन्यूटी के ऊपर असर नहीं पहुंचेगा। सबसे घटिया बिजनेस पार्टनरशिप वाला होता है एंड सो प्रोप्राइटरशिप, जिसमें पार्टनर्स को दिक्कत होती है या फिर इसमें दिक्कत होगी सो प्रोप्राइटर को तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लीगल स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, आपके सो प्रोप्राइटर को कोई भी लीगल स्टेटस नहीं दिया गया है। लीगल स्टेटस का मतलब होता है एक बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन होते हैं, ठीक है। एचयूएफ के पास सेपरेट एंटिटी का फीचर है, पार्टनरशिप के पास नहीं है, इसके पास भी है और इसके पास भी है, बस इसके पास नहीं है और
इसके पास नहीं है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग, इसमें ओनर साइड डिसीजन रहता है, इसमें कर्ता रहता है, इसमें पार्टनर्स रहते हैं, इसमें मेंबर्स रहते हैं और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, याद रखना। ठीक है। ये सोर्स, इसमें कम पैसा होता है, इसमें एंसेस्टर प्रॉपर्टी केवल एकमात्र सोर्स होता है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी का मतलब होता है पूर्वजों की प्रॉपर्टी। इसमें जो पार्टनर देंगे बस वही पैसा लगेगा, इसमें भी बहुत मेंबर्स बहुत कम पैसा लगा पाते हैं, सबसे ज्यादा पैसा इस बिजनेस में होता है। ठीक है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, दोस्तों कंट्रोल जो ओनर करता है सीधे, इसमें कर्ता करता है, इसमें पार्टनर्स करते हैं, इसमें मेंबर्स करते हैं, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है। इसमें प्रॉफिट शेयर नहीं होता, सारा प्रॉफिट जो है मेंबर्स को जाता है, सॉरी ओनर को जाता है, जो ओनर होता है। इसमें प्रॉफिट बढ़ता है पार्टनर्स के बीच में, सॉरी आपके मेंबर्स के बीच में, ये एचयूएफ है आपका, तो मेंबर्स के बीच में बढ़ जाता है प्रॉफिट। ठीक है। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बढ़ता है, इसमें जितना पैसा दिए होगे उतना आपको प्रॉफिट या फायदा होगा, इसमें आपके शेयर के हिसाब से जितना शेयर होगा उतना प्रॉफिट होगा। बिजनेस की सीक्रेसी, इसमें मेंटेन दोस्तों रहती है क्योंकि एक ही होना है। इसमें पार्टनर, इसमें जो है जो घर के मेंबर्स होंगे उनको पता होगा, इसमें पार्टनर्स को पता होगा, इसमें भी मेंबर्स को पता होगा, और इसमें सीक्रेसी पॉसिबल नहीं हो पाती है। मैंने आपको पहले कभी बताया होगा कि बिजनेस के अंदर सीक्रेसी शायद मेंटेन हो पाती है, बट ऐसा नहीं है। आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है क्योंकि कंपनीज को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करना पड़ता है। ठीक है। तो दोस्तों ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना। ठीक है। इंपॉर्टेंट एंड बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत इजी है। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1912, कंपनीज एक्ट 1956 या फिर 2013। ठीक है। तो बहुत आसान है। अब दोस्तों सोलप्रेन्योरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको ओन्ड मैनेज कंट्रोल करता है इंडिविजुअल, सारा इस प्रॉफिट भी वही बटोरता है। ठीक है। अब फीचर क्या है? फॉर्मेशन, कोई अगर फॉर्मेटी नहीं है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सो रिस्क भी है, हाँ सारा रिस्क खुद ही उठाता है, सारा प्रॉफिट भी खुद ही रहेगा, कंट्रोल भी खुद ही करेगा, सेपरेट आइडेंटिटी का फीचर नहीं होता है। या का बिजनेस फॉर्मेलिटी, भैया उसको दिक्कत होगी बिजनेस बंद, भैया कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेलिटी नहीं है बिजनेस को बंद करने के लिए, एंड इसका बिजनेस बहुत छोटा होता है। एडवांटेज क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग, आसानी से बना सकते हैं, इलास्टिक मतलब जैसे चाहे वैसे बिजनेस को कर सकते हैं, बिजनेस के अंदर इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल जाती है। ठीक है। डायरेक्ट इंसेंटिव, बहुत बार पूछा गया कि भैया इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव क्या मतलब होता है, कि डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है आपके ओनर को। सेंस ऑफ अचीवमेंट, खुद का बिजनेस है तो अपनापन होता है। इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता बिजनेस है। मोर पर्सनल टच, खुद का लगता है कि खुद का है तो पर्सनल टच है। फ्रीडम, जो चाहे वो करो। बेनिफिट ऑफ एंसेस्टर गुडविल एंड सोशल एडवांटेज, अगर आपके पापा की दुकान है तो आपको उसका फायदा मिलेगा। डिमेरिट क्या है? बहुत कम पैसा लगा पाते हैं, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अगर आप नहीं होगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा, बहुत कम उधार मिल पाता है, गलत डिसीजन नहीं है बिजनेस बंद, स्टेबिलिटी कम है, तबियत खराब होगी, हमारे घर कुछ भी दिक्कत है बिजनेस बंद। ठीक है। बार्गेनिंग पावर बहुत कम कर पाते हैं, बिजनेस को कभी बड़ा नहीं कर पाते, मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाते, और बिजनेस की आय बहुत छोटी होती है। ठीक, खत्म कहानी। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इंडिया में पाया जाता है, इसको गवर्न करता है हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ओके, याद रखो। दिस बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय मेंबर ऑफ द फैमिली। एचयूएफ को कंट्रोल करता है एल्डेस्ट मेल मेंबर, जिसको बोलते हैं कर्ता, जिसको मैनेजर भी कहते हैं, याद रख लो, मैनेजर भी कहते हैं। टू बिकम एचयूएफ हमको वहां पे फैमिली में बर्थ लेना पड़ेगा, या तो हम लोग उसके 3 सक्सेसिव 3 पीढ़ियों से उसके साथ में हो। ठीक है। हर मेंबर के पास में इक्वल राइट होता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टी के ऊपर। इंडिया में 2 टाइप के एचयूएफ पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है दया भागा, एक तो पाया जाता है मिताक्षरा। ठीक है, इसको याद रखना। अब दोस्तों ये सिस्टम खत्म हो गया है, बट आपको याद रखना है कि दया भागा और मिताक्षरा सिस्टम पाया जाता है। ठीक है। ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है और ये आपका रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के अंदर है। अब दोस्तों पहले ये था कि फीमेल जो है मेंबर नहीं बन सकती, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, दया भागा हो चाहे मिताक्षरा हो, दोनों में फीमेल मेंबर बन सकती हैं। ठीक है। फीचर, फॉर्मेशन बंद होता है हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 के हिसाब से, या बेटी मेंबर्स की लिमिटेड, कर्ता की अनलिमिटेड, कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ कर्ता दैट इज मैनेजर। कॉन्टिन्यूटी, कर्ता मरेगा तो नेक्स्ट मेल मेंबर कर्ता बन जाएगा, माइनर मेंबर ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा जन्म लेते ही। ठीक है, याद रखना। एडवांटेज, इफेक्टिव कंट्रोल, अच्छे से कंट्रोल होता है। कॉन्टिन्यूस बिजनेस, अगर मानो कर्ता मर गया तो बिजनेस चलता रहेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, मेंबर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े लोग जो होते हैं कर्ता सब कुछ खुद से रहेगा, बट मेंबर्स को दिक्कत होने नहीं देगा। अपनापन होता है बिजनेस के अंदर, लॉयल्टी होती है, कॉर्पोरेशन बना होता है। ठीक है। डिमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेज, रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, एंसेस्टर प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होते हैं, पैसा कहाँ से लेके आएंगे, या बेटी कर्ता के बिरजा बुढ़ा है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बिजनेस को नुकसान पहुंचा तो बिजनेस पूरा बंद, वो पूरा लुट जाएगा। डोमिनेंस ऑफ कर्ता,
करता अपनी मन मर्जी करता है, बहुत दिक्कत की बात है। एंड जितना भी कह लो भैया, सबके पास बिजनेस को चलाने की मैनेजर स्किल नहीं होती है, ठीक। अगर मानो उसको नहीं आता है तो जबरदस्ती से काम करवाए हो, ठीक है। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से गवर्न होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप एक तरह का एसोसिएशन होता है जिसमें 2 और मोर इंडिविजुअल होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड शेयर विद ईच अदर, ठीक है। अब फॉर्मेशन 1932 ये याबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसकी बेइंग पार्टनर्स रहते हैं, डिसीजन मेकिंग पार्टनर्स रहते हैं, कंट्रोल पार्टनर्स करते हैं, कॉन्टिन्यूटी पार्टनर के ऊपर डिपेंड होती है। पार्टनर टपक गया तो बिजनेस खत्म हो सकता है, ठीक है। मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम अगर बैंकिंग है तो 10, जनरल 20 और कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से दोस्तों 50 पार्टनर है, ठीक, 100 नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब दोस्तों पूछा गया आपसे, एग्जाम पूछ दिया कि म्यूचुअल एजेंसी किसका फीचर है, तो पार्टनरशिप का फीचर है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर पार्टनर अपना एजेंट भी होता है और फर्म का मालिक भी होता है। कोई भी पार्टनर चाहे तो किसी और को पार्टनर नहीं बना सकता, मतलब हम पार्टनर हैं, हम चाहते हैं कि अपने छोटे भाई को अपने बिजनेस का पार्टनर बना दें और हम हट जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, मतलब पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं है। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब ईमानदारी के साथ काम करना पड़ता है, ये म्यूचुअल एजेंसी अटमोस्ट गुड फेथ याद रखना। और रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन होता है कि नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप मतलब म्यूचुअल एजेंसी, ओके। एडवांटेज दोस्तों आप लोग खुद पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईज ऑफ फॉर्मेशन की वजह है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, मोर फंड, ये सिक्योरिटी बनी रहती है, डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, ये पैसा बहुत कम है, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी का यूज होता है मतलब कि एक पार्टनर ने कोई काम कर दिया तो बाकी पार्टनर उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, फेथ नहीं होता है, सीकेसी कभी कभी पार्टनर भाग गया तो सीकेसी खतरे में पड़ जाती है और बड़े बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा हो सकता है, ठीक है। ज्यादा डीप में मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको रिवाइज करवाना है, क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ पार्टनर, एक होता है पार्टनरशिप एट विल, जब मर्जी चाहेंगे नोटिस देंगे बिजनेस को बंद कर देंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप पार्टनर्स होते हैं जब पार्टनर चाहेगा नोटिस देगा और बिजनेस बंद हो जाएगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के, मान लीजिए डैम बनाना है, 4 पार्टनर आए, डैम बन गया, पार्टनरशिप खत्म। लीगल मतलब ये काम करता है 1932 के हिसाब से, सब कुछ एकदम कानूनी तौर पे। इलीगल मतलब अगर आपने कुछ भी ऐसा काम किया जो कानून के खिलाफ है तो वो होता है इलीगल पार्टनरशिप। फिक्स टाइम, कुछ टाइम भी फिक्स होता है, 1 साल 2 साल 3 साल, टाइम खत्म पार्टनरशिप खत्म। और नहीं मतलब और नहीं कह रहे हो या फिर लीगल कह रहे हो, बात एक ही है, ठीक है। लिमिटेड पार्टनरशिप दोस्तों, ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इंडिया के अंदर एक पार्टनरशिप और है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके अंदर क्या होता है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, ठीक है। पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, तो इसका खुद का फीचर है। तो इसमें क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ सम मेंबर आर लिमिटेड एंड देयर राइट्स आर आल्सो लिमिटेड, दिस इज नॉट फेमस इन इंडिया, इंडिया में फेमस नहीं है, ठीक है। फीचर क्या है, 2 टाइप ऑफ मेंबर, एक की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, एक की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मेंबर एक ऑर्डिनरी पार्टनर, एक कंपल्सरी है, मतलब जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, एक पार्टनर होना ही चाहिए ऐसा। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है भैया, सेपरेट एंटिटी भी होता है और ज्यादा पैसा भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा अलग है, इसको याद रखना, ये अलग है, इसको याद रखना। LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इसमें एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट एंटिटी है, मोर कैपिटल है और एक ऑर्डिनरी पार्टनर मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ पार्टनर, कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, एक होता है जनरल पार्टनर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, एक होता है लिमिटेड जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कहानी खत्म। एक्टिव पार्टनर जो बिजनेस के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। इनएक्टिव पार्टनर जो बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, केवल प्रॉफिट में आता है, लॉस में नहीं आता साथ में। नॉमिनल पार्टनर जो भैया पैसा नहीं लगाता, बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, बस क्या बोलते हैं नाम मात्र का पार्टनर कह सकते हैं। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नो पार्ट इन दी ऑपरेशन ओनली फॉर क्रेडिट बट रिस्पॉन्सिबल लाइक अदर पार्टनर, ठीक है। वर्किंग पार्टनर क्या होता है दोस्तों, पैसा नहीं लगाता, एफिशिएंसी बस प्रॉफिट देता है, ठीक। सब पार्टनर जब एक पार्टनर अपने अंदर किसी को रख लेता है एंड उसको प्रॉफिट देता है उसको बोलते हैं सब पार्टनर। माइनर, एक माइनर बिजनेस में पार्टनर बन सकता है सारे पार्टनर की सहमति के साथ में, बस प्रॉफिट के लिए, और वो कुछ भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर बाहर वालों को नहीं पता होता कि भैया ये बिजनेस का पार्टनर है, अननोन होता है। सीपिंग पार्टनर और जिसको डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। सीपे पार्टनर क्या होता है दोस्तों, इज वन हु डू नॉट टेक पार्ट इन दी डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। पार्टनर बाय स्टॉपर, पार्टनर बाय होल्डिंग, और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। पार्टनर बाय स्टॉपर का क्या मतलब होता है,
जो अपने वर्ड से या फिर कंडक्ट से इंप्रेशन देता है कि हाँ भैया मैं पार्टनर हूँ, जो खुद कहता है कि हाँ मैं पार्टनर हूँ बट वो पार्टनर होता नहीं है, उसको कहते हैं पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दोस्तों वो होता है जो भैया दिखाता है कि मैं पार्टनर नहीं। देखो यहाँ पे क्या कहा है, अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज वन हु इज रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर, ही डज नॉट डिनाई सच इंप्रेशन। अगर मानो मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा दोस्तों ये को ये मेरा पार्टनर है, वो मैं पार्टनर नहीं था बट उसने मना भी नहीं किया, तो आप सब लोग उसको मेरा पार्टनर मान लोगे। उसको ये बात पता है कि बाद में आप लोग उनसे पूछोगे कि वैसे आप भी तो हैं यहाँ पे पढ़ाते हैं, बट उसने मना नहीं किया तो वो भी पार्टनर माना जाएगा जब वो डिनाई नहीं करेगा। ठीक, याद करिए ना। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, सबकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लायबिलिटी अनलिमिटेड अनलिमिटेड, इस चार्ट को देखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसको पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं और आर्टिकल पार्टनरशिप भी कहते हैं, जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसको पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल पार्टनरशिप कहते हैं, अनदर नेम, ये एक तरह का रिटन एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन एक ही होती है। ये ओयर भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि रिटन फॉर्म में ही हो। ठीक है, पर अगर रिटन फॉर्म में होगा तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, कंपनी का नाम, पता है, एड्रेस, सब कुछ इसके अंदर होता है, आप लोग देख लेना। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपल्सरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है, पार्टनर्स के इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन एनी फॉर्म इज इलीगल। अब कहने का मतलब है कि इलीगल दोस्तों कहने की ये होती है बट होती नहीं है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप में कंपल्सरी नहीं होता है कि भैया पार्टनर बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन एक वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको रीडिंग मार लेना, नोट्स में कुछ काम करनी है यहाँ पे। ठीक है, जो काम करनी है वो आप लोग खुद से रीडिंग मारना। अब दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में आया था। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बहुत लोगों का ग्रुप होता है जिनका मकसद एक होता है, आपस में आते हैं, बिजनेस बनाते हैं एंड मेंबर्स के बेनिफिट के काम करते हैं। दोस्तों इसका एक नारा होता है वन फॉर ऑल फॉर वन, ऑल बेनिफिटेड, वन बेनिफिटेड ऑल बेनिफिटेड, वन फॉर ऑल फॉर वन। मतलब कि भैया ये लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपके एरिया में 50 लोग हैं, 50 लोग आपस में आए, एक बिजनेस फॉर्म किए एंड आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। ठीक है, और वो किसी को बेनिफिट नहीं पहुंचाते हैं, जो उनके मेंबर्स होंगे उनको बेनिफिट पहुंचाएंगे एंड इसके अंदर एक आदमी का एक वोट होता है। ठीक है, जैसे इंडियन कॉफी हाउस, मदर डेयरी, सी मैया गेहूं उद्योग, इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर, ये सब क्या है आपके, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जो आपका अमूल है, अमूल भी एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी थी स्टार्टिंग में। ठीक है, अब वो कंपनी के फॉर्म में आ गई है। ठीक है, कोऑपरेटिव का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर फॉर कॉमन पर्पस, जिसका कॉमन पर्पस के काम करते हैं। ठीक है, इसमें वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, लोग अपनी इच्छा से आते हैं। ठीक है, लोगों के बेनिफिट के लिए। पहला फीचर क्या है कि वॉलंटरी मेंबरशिप जो चाहे वो आए, बस वो 18 से ऊपर का होना चाहिए, जब चाहे तब जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, याद रखना। लीगल स्टेटस भैया इसके पास होता है। लायबिलिटी दोस्तों जितना पैसा देंगे उतने तक की लायबिलिटी होगी। कंट्रोल इलेक्टेड मेंबर्स के हाथ में होता है। सर्विस होता है इनका, मोटिव केवल सर्विस देना होता है अपने मेंबर्स को, किसी और को नहीं। ठीक है, एंड दोस्तों ये अनसक्सेसफुल बिजनेस है, इंडिया में आज तक कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, आप कहोगे सर अमूल कंपनी सक्सेसफुल है, तो अमूल कंपनी हो गई है, अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। ठीक है, मिनिमम मेंबर होते हैं 10, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बताई गई है। रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। एडवांटेज देख लो, इक्वल वोटिंग राइट, वन मैन वन वोट, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल है, कंपनी में भी होता है ऐसा। लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, स्टेबल एग्जिस्टेंस, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है और बनाना बहुत आसान काम है। ठीक है, बहुत कम पैसा होता है, मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होता है, सीकेसी भी नहीं आ पाती है मेंटेन, गवर्नमेंट में फालतू का इंटरफेरेंस करने लगती है और सबका अगर ओपिनियन अलग अलग हो गया तो बिजनेस में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल जगह पर्सन होती है, मतलब बनावटी पर्सन जो कि कानून के द्वारा बनाई गई है, एंड सेपरेट एंटिटी, खुद की अपनी पहचान होती है, पर जो सक्सेसन कभी मरती नहीं है, कॉमन से खुद का अपना साइन होता है। यहाँ पे हर एक बात का मतलब है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, खुद की पहचान होती है, पर जो सक्सेसन कभी मरती नहीं है और कॉमन से खुद का साइन होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड होती है, सेपरेट एंटिटी होता है। ठीक है, फॉर्मेशन बहुत कठिन काम है,
परपचेस कभी माहिती नहीं है कंपनी, कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होता है, लियाबिलिटी सबकी लिमिटेड, जितने का शेयर खरीदो उतने की लियाबिलिटी होगी। कॉमन सी खुद का साइन होता है अपना मोबाइल कंपनी का, ठीक है। रिस्क कंपनी के शेयर होल्डर देते हैं। ऑडिट ऑफ कंपनी कम पैसा ही होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर दोस्तों प्राइवेट कंपनी में मना है, पब्लिक कंपनी में कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई काम का नहीं है। अभी 2013 कंपनी एक्ट चल रहा है, या बेटी आपकी लिमिटेड होती है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किसी को शेयर बेच सकते हैं, पर परपेचुअल कंपनी का माहिती नहीं है। मैनेजमेंट दोस्तों बहुत प्रोफेशनल होता है। जितने भी बिजनेस आपने देखे हैं सबसे अच्छा बिजनेस कंपनी का ही होता है, ठीक है। स्कोप फॉर एक्सपेंशन आगे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन बनाना बहुत कठिन काम है। सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने को पब्लिश करना पड़ता है, ठीक। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट भैया आप नहीं किसी को जानते हो, वो आपको नहीं जानता। तो इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट बहुत सारे कानून होते हैं, आपको दिक्कत होने लगती है। डीए इन डिसीजन मेकिंग भैया, डिसीजन मेकिंग में बहुत डीए होता है क्योंकि कंपनी के अंदर टॉप मिडिल सुपरवाइजरी डिसीजन लेना पड़ता है सबको। अब दोस्तों ओलिगार्की का मैनेजमेंट का मतलब होता है कुछ लोगों के हाथ में पावर आ गई है तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब कभी कभी मतभेद हो जाता है डायरेक्टर्स के बीच में, ये भी एक दिक्कत है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कितने टाइप की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लॉ चार्टर्ड कंपनी दोस्तों ये क्या होती है, किंग की वर्चू से बनती है, बाय द वर्च्यू ऑफ पावर। राजा के हाथ में जो पावर होती है राजाओं के हाथ में, उनके उससे बनती है, जिसको चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इसके ऊपर कंपनी ऑफ आई नहीं होता है, जिसको बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। बाय द वर्च्यू ऑफ किंग, राजा महाराजा के पावर जो पावर होती है वो उससे बनाते हैं, ठीक। अब नहीं होती है ऐसा। स्टेट्यूटरी कंपनी दोस्तों स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है, इसकी देश के लिए नेशनल इंपॉर्टेंस होती है, जैसे आईबीआई, एआईसी, एफसीआई, ठीक है। और भी बहुत सारी कंपनी दोस्तों हैं, इनको अपने वर्ड के आगे कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट टू यूज वर्ड लिमिटेड एंड ऑफ इट्स नेम, ठीक है, जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है। आईबीआई, एआईसी, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एआई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड कंपनी, अगर कोई भी कंपनी किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी या फिर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर, जिस कंपनी का शेयर लिमिटेड होता है, मतलब आपने क्या किया, जितना शेयर लिया है उतनी आपकी लायबिलिटी है, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय गारंटी, आपने मान लीजिए बोला कि 10 लाख रुपए हम देंगे, कंपनी डूबेगी तो आपकी लायबिलिटी कितने की है, 10 लाख की है, इसको बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें आपकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, कंपनी डूबेगी तो आपको बहुत जितना नुकसान होता है पैसा भरना पड़ सकता है पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के, ठीक है। पब्लिक कंपनी दोस्तों क्या होती है, वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, जो मार्केट के अंदर शेयर इशू कर सकती है, जो प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है, ठीक है, जो लोगों से पैसा वसूल सकती है, मतलब शेयर डिबेंचर लेके मांग सकती है, वो होती है पब्लिक कंपनी। मिनिमम मेंबर 7 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं बताई गई है, ठीक है, ठीक है, बता दिया। पेड अप कैपिटल दोस्तों कोई भी लिमिट नहीं है, अब हट गया ये। मिनिमम डायरेक्टर 3, मैक्सिमम डायरेक्टर 15, मिनिमम शेयर होल्डर 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। कंपनी को नाम के आगे इमीडिएट वर्ड लगाना पड़ता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर कोई दिक्कत नहीं है, शेयर बेचो, जिसको बेचना बेचो। कोई मतलब जब मीटिंग होती है तो 5 मेंबर मीटिंग के अंदर प्रेजेंट होने ही चाहिए। मैनेजर इम्यूनेशन, किसी भी कंपनी के अंदर 11% नेट प्रॉफिट ज्यादा पैसा नहीं मिलना चाहिए किसी को। इशू प्रॉस्पेक्टस डायरेक्टली हम पब्लिक को कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों प्राइवेट कंपनी ये क्या होती है, जो कि पब्लिक कंपनी नहीं होती है। मिनिमम कंपनी पार्टनर 2 होंगे, मैक्सिमम 200 होंगे। ये कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती अपने आप में, ठीक है, ओके। और इसको नाम के आगे, नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ता है, ओके। मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200, नेम ऑफ द कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम 15, कोरम 2, मीटिंग में 2 होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है 1956 के हिसाब से। अगर आप एमकॉम के हैं तो आपको 2013 पढ़ना है, और 2013 बोला गया है कि कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट के बाद ही बिजनेस कर पाएगी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कमिटमेंट लेना पड़ता तब वो बिजनेस स्टार्ट कर पाती है, बट प्राइवेट के लिए 1956 में बताया गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेते वो बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बट 2013 में ऐसा नहीं है। कंपनी का इंडेक्स मेंटेन नहीं करना पड़ता, कितने लोग हैं कितने नहीं है। राइट शेयर ये नहीं इशू कर सकती, डज नॉट इशू राइट शेयर। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन जितना मन चाहे उतना पैसा दो लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, अपने डायरेक्टर को, ठीक है। ये प्रोस्पेक्टस भी इशू नहीं करती है यदि। रिस्ट्रिक्शन ऑन दी इन्वेस्टमेंट टू पब्लिक, पब्लिक को पैसा नहीं इशू कर सकती। प्राइवेटी दोस्तों यारो बैंकों से पैसा मांगती है।
ओनरशिप कन्फाइंड टू क्लोज फ्रेंड, मतलब क्लोज फ्रेंड जो होते हैं केवल उन्हीं से पैसा लेती है, ठीक है। अब दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिस कंपनी के अंदर 51% पैसा गवर्नमेंट का लगा होता है उसको कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। नॉन गवर्नमेंट कंपनी जिसके अंदर पैसा गवर्नमेंट का नहीं लगा हो, ठीक। होल्डिंग कंपनी, अगर किसी कंपनी ने 51% या उससे ज्यादा पैसा किसी और कंपनी के अंदर लगा दिया तो खरीदने वाली कंपनी बन जाती है होल्डिंग कंपनी, ठीक है। और जिस कंपनी का खरीदा गया वो हो जाती है सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। इंडियन कंपनी, अगर कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका बिजनेस इंडिया में ही है तो वो होती है इंडियन कंपनी। अगर दोस्तों कोई कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, बिजनेस चाहे जहां करे, बट वो होती है फॉरेन कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कंपनी के पावर्स को डिफाइन करता है एंड बाहर वालों से जो आउटसाइडर से रिलेशन डिफाइन करता है, ये पूछा गया क्वेश्चन, वो एमओए ही करता है, ठीक है। ये कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको हम लोग चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नो कंपनी कैन फॉर्म विदाउट एमओए, बिना एमओए कोई कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती है। अगर आपने कोई भी काम किया है जो आपके मेमोरेंडम के बाहर था तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस, ठीक है। मेमोरेंडम के अंदर दोस्तों 6 क्लॉज होते हैं, अगर आपके ऑप्शन में 5 है तो आप लोग 5 ही टिक करोगे, 6 नहीं टिक करोगे, ठीक है। कंपनी का ये प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। सब्जेक्ट मैटर, कंपनी का नाम इसमें होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, लायबिलिटी क्या होती है और कैपिटल क्या होता है, इसके अंदर लिखा होता है, ठीक। दोस्तों बाकी आप लोग यहाँ पे रिवाइज कर लोगे, एंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज एंड एसोसिएशन दैट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। टोटल 6 क्लॉज होते हैं, बट एग्जाम में 5 है तो 5 टिक करोगे। नाम याद रखना है इसका, ठीक है। आर्टिकल जो कि इंटरनल यूज एंड रेगुलेशन बताता है कंपनी के, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को बताता है, ठीक है। यूज एंड रेगुलेशंस, इट इज सब्सिडी ऑफ एमओए, एमओए बनता है उसके बाद आपका एओए बनता है, ठीक। इसको प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ में होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इसको अगर चेंज करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और चेंज के बाद रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ये सब चीजें। क्या क्या होता है, सब कुछ होता है, कंपनी को शेयर कैसे इशू करना है, कैसे फॉरफिट करना है, सारे नियम कायदे कानून कंपनी के इसके अंदर लिखे होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे क्या होता है, जब भी प्रोस्पेक्टस मतलब मेन्यू कार्ड, जब भी कंपनी को शेयर इशू करना होता है तो पहले वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस मतलब नोटिस क्या हो, सर्कुलर क्या हो, एडवर्टीजमेंट क्या हो, अदर डॉक्यूमेंट क्या हो, जो कि हम लोग इशू करते हैं शेयर इनवाइट, लोगों को इनवाइट करने के लिए, आओ भैया मेरी कंपनी का शेयर खरीदो, ठीक है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, नोटिस है, सर्कुलर है, एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। इन्विटेशन है पब्लिक को, आओ मेरी कंपनी का शेयर और डिबेंचर खरीदो, ठीक है। इतना नहीं पढ़ना आपको। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसमें दोस्तों प्राइवेट कंपनी के दोस्तों बस 2 स्टेज है और पब्लिक कंपनी की 4 स्टेज होता है। प्राइवेट कंपनी के प्रमोशन करो, इनकॉर्पोरेशन करो, कंपनी स्टार्ट। पब्लिक कंपनी के प्रमोशन करो, इनकॉर्पोरेशन करो, सब्सक्रिप्शन करो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी हो, ठीक है। इसको आप लोग रीडिंग मारना, बस इतना काफी है आपके लिए। प्रमोटर दोस्तों कौन होता है, कंपनी का प्रमोटर कौन करता है, प्रमोटर करता है। प्रमोशन का स्टेज का नाम याद रखना, डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, असेंबली, ये फर्स्ट स्टेज है, याद रखना। प्रमोटर, प्रमोटर की पोजीशन क्या होती है, फिट ड्यू सही, ना ही ये एजेंट होता है, ना ही बिजनेस, ना ही ट्रस्टी होता है, याद रखना। ठीक है। प्रमोटर ऑफ कंपनी ये वो होता है जिससे हमें आइडिया आता है, ये बिजनेस को स्टार्ट करता है, सारे काम यही करता है, ना ही ये एजेंट होता है, ना ही ये ट्रस्टी होता है, ये होल्ड करता है फिड्यूसरी पोजीशन, ठीक है। इसके काम क्या होते हैं, बिजनेस के आइडिया को आइडेंटिफाई करना, फिजिबिलिटी स्टडी करना, नाम को अप्रूव करवाना, ठीक है, सारे काम ये करता है बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए। रिजोल्यूशन, कंपनी में नियम पास करने के भैया लोगों की सहमति होनी चाहिए, लोग मतलब शेयर होल्डर्स। तो भैया अगर कोई सिंपल काम है तो उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, 51% लोग सहमत हैं, काम हो जाएगा। स्पेशल के लिए 75%, जिसको 3/4 बोलते हैं, ठीक है। और यूनानिमस मतलब होता है 100% लोग राजी होंगे तभी वो काम हो पाएगा, ठीक है। ये आप लोग देखे ना कौन कौन से क्या क्या काम होते हैं, इसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए, आप लोग भाई देखे ना, ठीक है। मीटिंग ऑफ कंपनी, कंपनी की मीटिंग कितनी होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, डिवेंचर होल्डर्स की और क्रेडिटर्स की मीटिंग। दोस्तों ये होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग, ये कंपनी के वंस अपॉन भी इन लाइफ टाइम में एक बार होती है, अब ये दोस्तों होना भी बंद हो चुकी है, याद रखना है इसको, ठीक है, याद रखना है इसको। और कंपनी स्टार्ट होने के 6 महीने के अंदर होनी चाहिए, बट नॉट मोर देन 1 मंथ, ठीक है। नॉट 1 मंथ के बाद और 6 महीने के पहले ये मीटिंग दोस्तों होनी चाहिए, बट अब इसको बंद कर दिया गया, ये होती ही नहीं है,
ठीक है। AGM कंपनी की AGM एनुअल जनरल मीटिंग हर साल होती है एंडिंग में, जिसके अंदर कंपनी के बिजनेस को डिस्कस किया जाता है कि क्या बिजनेस हुआ है क्या नहीं हुआ है। जो आपकी पहली AGM होती है वो 9 मंथ में हो जानी चाहिए, एक साल खत्म होने के बाद, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट AGM होगी वो 6 महीने के होनी चाहिए। 2 AGM के बीच में 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है लोगों को, भैया अपना क्या करने के लिए नोटिस देना पड़ता है मीटिंग से पहले। एक्स्ट्रा और नहीं, जो एक्स्ट्रा और नहीं कामों की ये होती है कैश मीटिंग, जब कुछ कैश के लोग मीटिंग करते हैं, शेयर होल्डर हो गए, कुछ लोग हो गए, जब डायरेक्टर्स मीटिंग करते हैं, ठीक है, एक साल में 4 मीटिंग कम से कम होनी ही चाहिए। 7 दिन की नोटिस देनी पड़ती है बाई हैंड बाई पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डायरेक्टर्स को, भैया आओ मीटिंग है, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग और क्रेडिटर्स की मीटिंग, ये कंपनी की मीटिंग नहीं होती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 15, पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 मैक्सिमम 15, बट 15 ज्यादा भी हो सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। 1% कंपनी 1। अब दोस्तों एक चीज बता दूं, 1% कंपनी जो होती है वो प्राइवेट कंपनी होती है, याद कर लो। 1% कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। और पर्सन कांट बी मोर देन डायरेक्टर इन 20 कंपनी, एक इंसान 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, और एक फीमेल डायरेक्टर होना कंपलसरी है। ये सब आप लोग यदि मानना कुछ काम का उतना बड़ा नहीं है। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को बंद करने का प्रोसीजर, कैसे कैसे वाइंडिंग अप करते हैं, ठीक है। मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, तो सीधे हम लोग याद कर लेते हैं यहाँ पे मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वाइंडिंग अप वारंटी वाइंडिंग अप, या फिर वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की निगरानी में। आपको पॉइंट याद करना है। जब भैया हमने ये आपको बस पॉइंट्स पता होने चाहिए। डीके गोयल, अपनी डीके गोयल से एक बार आप लोग क्लास 12 की देख लेना, वहां पे बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ भी मैंने बताया है, आप लोग इसको रीडिंग मारना है पॉइंट पॉइंट। वारंटी वाइंडिंग अप होता है जब मेंबर्स करते हैं, जब क्रेडिटर्स मिलके करते हैं। इतना डिटेल आपको नॉलेज नहीं चाहिए, आपको इतनी डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए। आप लोग सिंपली क्या करते हैं, आराम से ऊपर ऊपर पढ़िए, काम हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, दोस्तों इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट आप लोग चाहें तो इसको रीडिंग मार सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट आप लोग खुद से इसको रीडिंग मार सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है। इंक्लूड ऑल दोस एंटरप्राइजेस व्हिच आर मैनेज एंड ओन बाय इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे सोप पार्टनरशिप HUF जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। पब्लिक मतलब जिसको गवर्नमेंट मिलकर चलाती है। पब्लिक सेक्टर मतलब दोस्तों गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इसको चलाती है, ठीक है, जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, जैसे IBI हो गया, FCI हो गया, ठीक है। तो ये प्राइवेट तो हम पीछे पूरा पाए क्या है, पब्लिक ये हो गया। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। जैसे आपका गवर्नमेंट कंपनी कौन सी हो गई आपकी, AIC, ठीक। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होते हैं, ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से आते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए। कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री, सीधे मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं ये लोग। ये भी मिनिस्ट्री, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। ये अब इसको रीडिंग मारी ना, कुछ काम करनी है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनते हैं। इसको हम लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। IBI, FCI, AIC, एयर इंडिया, ठीक है दोस्तों। अभी एयर इंडिया से करंट एक न्यूज है, ठीक है, जिसको भी पता है वो लोग कमेंट करके बताएगा। रीडिंग मारे ना आप लोग इसको। गवर्नमेंट कंपनी दोस्तों, अगर किसी कंपनी ने किसी और कंपनी का 51% शेयर खरीद दिया है गवर्नमेंट कंपनी ने, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है, नॉट अ इशू, ठीक है। जैसे एग्जांपल है सेल, BML, भेल, ये सब गवर्नमेंट की कंपनी है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट की डोमेस्टिक कंपनी वो जो इंडिया में हो, इंटरनेशनल कंपनी वो जो इंडिया के साथ, दोस्तों इंडिया मतलब इंडिया के अंदर हो। इंटरनेशनल कंपनी वो होती है जो इंडिया के साथ साथ किसी एक और कंट्री, मान लीजिए USA में हो। मल्टीनेशनल कंपनी वो होती है जो इंडिया के साथ साथ 6 से 7 देशों में और हो। ग्लोबल कंपनी वो होती है जो 100 से 120 देशों में हो, जैसे मैकडोनल्ड, पेप्सी। ट्रांसनेशनल कंपनी दोस्तों TIANS, ठीक है, यहाँ पे S भी होगा। ये ग्लोबल कंपनी भी होती है और अपने फील्ड में टॉप पर होती है, मतलब 100 से 120 देशों में होगी और अपने फील्ड में टॉप पर होगी। जैसे इंडिया में, पूरी दुनिया में पेप्सी, इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है। और पिज्जा के मामले में आपका डोमिनोज, ये 100 से 120 देशों में भी है और अपने में टॉप पे भी है। इसके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, PPP, MOU, ठीक है। बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या आता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, पूछ लिया था एक बार, ठीक है।
फुल फॉर्म आरटी का फॉर्म पूछ चुका है, नेफ्ट का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो याद रखना रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अभी मैं आरटीजीएस और नेफ्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, यूपीआई के ऊपर भी, ठीक है, इन सब के बारे में। फुल फॉर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों, ये मैंने आपको अलग से वीडियो बनाया है, वहां पे आप लोग देख लेना, ज्यादा पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। बैंकिंग मैंने बैंक में बता ही दिया सब कुछ, यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बैंकिंग अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। तो ये खत्म हो चुका अपना। दोस्तों जो आपके सेकंड चैप्टर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे एडिशनल थी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। बिजनेस सर्विसेज यहाँ पे आप लोग पढ़ चुके हैं, पीछे मैंने आपको बताया ही था, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये फुल फॉर्म आपके थे, ठीक है, ये सब कुछ आपको बताया जा चुका है। बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब होता है, वो वर्ड जो कि ग्रीक वर्ड से आया है, मतलब नैतिक ज्ञान, ठीक है ना। बिजनेस एथिक्स मतलब बिजनेस के एथिक्स, ठीक, जो कि भैया एक गाइडलाइन, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीजें बिजनेस के अंदर होती है ना, कि भैया अच्छा सामान बेचें, टैक्स ऑनेस्टी से पे करें, वर्कर के साथ अच्छा सा भेदभाव करें, मतलब भेदभाव ना करें, ठीक है। किसी भी सामान अगर 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम का होना चाहिए, ये ना कि 190 ग्राम का हो, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, ये सब आप लोग रीडिंग मारेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस, तो इसमें दोस्तों कुछ बचा नहीं है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बाकी आपका रीडिंग मारने का काम है। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको रिवाइज करवा दी हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी आपका बचा नहीं है दोस्तों। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ चुके होंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपका एमकॉम के बच्चों के लिए बिजनेस फाइनेंस का वीडियो भी आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकता है, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।